आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 हिंदी क्षितिज पार्ट 2। आज जो हम लोग चैप्टर करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा जिन्होंने लिखा है उनका नाम स्वयं प्रकाश है। मतलब नेताजी का चश्मा के जो लेखक है उनका नाम स्वयं प्रकाश है। तो हम लोग पहले थोड़ा सा उनके बारे में समझ लेते हैं, स्वयं प्रकाश के बारे में जान लेते हैं, फिर हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर को पढ़ना। तो जब किसी स्वयं प्रकाश के बारे में, किसी लेखक के बारे में जब कुछ जानना होता है तो उसमें ध्यान रखिएगा, 3-4 पॉइंट एकदम ध्यान रखिएगा, आपको लिखना होगा। जीवन परिचय, रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं, भाषा शैली और पुरस्कार। इस 4 पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा तो आप लिख सकते हैं, बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं। जैसे जीवन परिचय में क्या होना चाहिए, तो लेखक का जो जीवन परिचय है तो हम लोग लिखेंगे स्वयं प्रकाश हिंदी के कहानीकार हैं। उनका जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की। वे वसुधा नामक पत्रिका के संपादक मंडल में भी रहे और उनकी मृत्यु 2019 में हुई, मतलब 2019 में हुआ। और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो उनकी रचनाएं हैं सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान। फिर उपन्यास में उन्होंने क्या लिखा है, बीच में विनय और ईंधन। और उनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या थी, स्वयं प्रकाश जो मध्यम वर्गीय जीवन शैली के पर मतलब वो प्रकाश डालते हैं। उनका जितना भी रचना होता है मध्यम वर्गीय पर वो लिखते हैं। उनकी कहानियों में कस्बाई बोध बड़ी सजीवता से प्रकट करते हैं। कस्बाई मतलब छोटे छोटे जगह जो होते हैं, गांव वगैरह होते हैं जहाँ की आबादी बहुत कम होती है, तो उनका जो होता है उसी पर वो ज्यादा लिखते हैं। संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। लिंग कहने का मतलब क्या है, स्त्री पुरुष में भेदभाव, ये सब जो होता है जाति वगैरह, उसका वो प्रतिकार विरोध भी करते हैं, मतलब अपनी रचना द्वारा वो विरोध करते हैं। भाषा शैली क्या है, स्वयं प्रकाश की भाषा अपने विषय संसार के अनुरूप होती है। उनकी कहानियों में व्यंग स्पष्ट सुनाई देता है। और इन्हें कौन कौन सा पुरस्कार मिला, पहल सम्मान मिला, बनमाली पुरस्कार दिया गया, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। अब तो ये हो गया, हम लोग लेखक के बारे में जान लिए। अब पाठ का मतलब क्या है, इस पाठ में है क्या, ऐसा समझ गए। तो पाठ का सार जो आपको ना 4-5 पॉइंट आप याद रखेंगे ना हमेशा, तो आपको पूरा चैप्टर ही ध्यान में आ जाएगा। तो ये भी हमेशा याद करना, एग्जाम के समय आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ये 4-5 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, आपको पूरा चैप्टर जो है सो माइंड में चला आएगा। तो जैसे पाठ का सार में क्या है, सुभाष चंद्र बोस का प्रतिमा, चश्मे का रहस्य, कैप्टन चश्मे वाला और कैप्टन की मूर्ति, और 5वां पॉइंट क्या है, सरकंडे का चश्मा। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा तो आपको पूरा चैप्टर ध्यान में आ जाएगा। उस समय एग्जाम के समय आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप एक एक लाइन पढ़ेंगे। बस आप ये एक पेज पे लिखा रहेगा, बस एक पेज को आपको देखना है, आप फट से आपका सारा चैप्टर जो है सो ध्यान में चला आएगा। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा शब्द अर्थ भी समझ लेते हैं, जिससे कि चैप्टर को समझने में आसानी होगी। हवलदार का मतलब क्या होता है, हवलदार जो होता है उससे बोलते हैं। कस्बा किसे बोलते हैं, थोड़ी सी आबादी वाला जो शहर होता है उसे कस्बा बोलते हैं, ठो कहने को। प्रशासनिक अधिकारी मतलब नगर पालिका का काम काज चलाने वाला जो अफसर होता है। ओपन एयर सिनेमाघर मतलब बिना छत का सिनेमाघर। ऊहापोह मतलब दुविधा में या सोच में पड़ जाना। स्थानीय उस स्थान का निवासी को बोलते हैं। शासन विधि, शासन करने का समय जो होता है उसे शासन विधि। संगमरमर सफेद चमकता पत्थर होता है। कमसीन सुंदर को बोलते हैं। लक्षित किया मतलब ध्यान दिया। कौतुक भरी रहस्य से भरा हुआ। आइडिया विचार को बोलते हैं। रियल वास्तविक को बोलते हैं। चौकोर चार कोनों वाला को बोलते हैं। दुर्धर्भनीय मतलब जिसे दबाना कठिन हो। तोंद पेट को बोलते, थिरकी हिलना मतलब या कांपना। चेंज बदल देना। कसर होना मतलब कमी होना। कत्था पान में लगने वाला एक भूरा पदार्थ होता है। ओरिजिनल वास्तविक को बोलते, दरकार होना मतलब इच्छा होना। द्रवित पिघलना को बोलते, मस्तक मतलब सिर झुकाना। संदूकची कुछ रखने का बक्सा जो होता है उसे संदूकची बोलते हैं। फेरी लगाना, घूम घूम कर सामान बेचना। चक्कर में पड़ना, हैरान होना। प्रफुल्लता खुशी को बोलते हैं। कौम जाति को बोलते हैं। बिकने के मौके खुद का स्वार्थ पूरा करने के लिए। हृदय स्थली तो बीच का मुख्य स्थान या चौराहा जो होता है उसे हृदय स्थली बोलते हैं। और टेंशन मतलब सावधान होना। सरकंडा एक प्रकार की घास। आंखें भर आना, आंसू आ जाना। भावुक मतलब कोमल भावनाओं वाले।
अब हम लोग करते हैं शुरू चैप्टर को पढ़ना। नेताजी का चश्मा। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसा कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल और एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा देती, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उस प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उससे भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। अब साहब जो है, हवलदार मतलब हवलदार साहब जो है, हर दिन क्या होता था ना, हर 15वें दिन कंपनी के काम से वो एक कस्बे से उनको गुजरना पड़ता था। कस्बा के बारे में बताया जा रहा है। कस्बा ज्यादा बड़ा नहीं था, वहां ना कोई ऐसा पक्का का भी मकान नहीं था, एक बाजार था। उस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़की का भी स्कूल था, एक ओपन सिनेमा घर भी था, नगर पालिका भी थी। तो नगर पालिका कभी कभी उस कस्बे के लिए कुछ कुछ काम करा दिया करती थी। बस उस कस्बे में एक बाजार था, जहाँ की मुख्य चौराहे पर हुआ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक संगमरमर का प्रतिमा लगवाना चाहिए, मूर्ति लगवाना चाहिए। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, उसी मूर्ति के बारे में है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय उहापोह और चिट्ठी पत्री में बराबर हुआ होगा, और बोर्ड की शासन विधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। अब होता है मूर्ति बनना है तो मूर्ति अब किसको दिया जाए, तो इसमें लोग सोच विचार में लग गए। चिट्ठी पर ये पत्री वाला भी काम शुरू हुआ कि कैसे बनेगा कैसे। तो बोर्ड जो है सो सोचने लगा कि किसी कलाकार को दिया जाए कि भाई अब मूर्ति बना देने के लिए, लेकिन ऐसा हुआ कि निर्णय नहीं ले पाया गया। अंत में क्या हुआ, एक कस्बे के इकलौते स्कूल मतलब हाई स्कूल जाता है ना, उसके ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को, उनका नाम है मोतीलाल जी को, ऐसा सोचा जा रहा है, हालदार साहब जो है ऐसा सोच रहे हैं, वो काम उन्हीं को दे दिया गया होगा। तो क्या हुआ ना, वो महीने भर में मूर्ति बनाना था, तो कैसे भी वो महीने भर में मूर्ति बना देने का उन्होंने वादा कर देते हैं कि हाँ हम ठीक है महीने दिन में मूर्ति बना के दे देंगे। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट मतलब बेस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसीन, तब और सुंदर मतलब बहुत बच्चा जैसा चेहरा लग रहा था, लग रहा था कि बहुत कम ही एज वाले हो। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। अब मूर्ति बन गया, मूर्ति संगमरमर का बना। अब मूर्ति के बारे में बताया जा रहा है कि मूर्ति किस टाइप की थी। तो टोपी की कोट नोक से कोट तक दूसरे बटन तक 2 फुट का उनका ऊंचाई रहेगा, जिसे बेस्ट कह सकते हैं, मतलब सुंदर है। बेस्ट मतलब बस्ट लिखा है, लेकिन इसका मतलब हुआ सुंदर। और नेताजी सुंदर भी लग रहे थे, कमसीन भी लग रहे थे, फौजी वर्दी में भी थे, और मतलब जो जिन्होंने बनाया था सराहनीय अच्छा बनाया था। तो लेकिन एक चीज खटकता क्या था, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन वो संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हल्लार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल।
जब क्या हुआ ना, हवलदार साहब जब उस कस्बे से क्रॉस करते थे तो एक पान का दुकान था, हमेशा वहाँ पान खाने के लिए रुकते थे। तो पान खाने के लिए जैसे रुकते हैं तो उनका नज़र ना उस मूर्ति पर पड़ता है। तो मूर्ति को देखते हैं तो उन्हें थोड़ा सा मुस्कुराने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वाह कितना अच्छा आइडिया है, मतलब मूर्ति तो सही में पत्थर का है और लेकिन चश्मा भी रियल है, ऐसा नहीं संगमरमर का ही उनको चश्मा पहना दिया गया। चश्मा जो मूर्ति है सो एकदम रियल का पहने हुए है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तभी भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोच रहे हैं और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है, उस भावना का है। वरना देश तो भक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। हवलदार साहब को ये अच्छा लगा कि भाई कस्बा का लोग जो है सो इतना तो सोचे कि मूर्ति बनाया जाए, और नेताजी का मूर्ति बनाने का उन्होंने काम देता है। फिर इसकी वो प्रशंसा भी करते हैं कि महत्व मूर्ति के रंग रूप का नहीं है, महत्व उस भावना का है जो देशभक्ति में के लिए उन्होंने चौराहे पर एक मूर्ति लगाता है। और आजकल तो ऐसा हो गया है कि लोग इसका भी मजाक बना के उड़ाते हैं। तो ये चीज उन्हें बहुत अच्छा लगता है हवलदार साहब को कि उस कस्बे के लोग में अच्छी भावना है। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। फिर जब दूसरी बार वो जाते हैं तो फिर क्या हवलदार साहब देखते हैं कि अब चश्मा चेंज हो गया है। पहले क्या था, मोटा फ्रेम वाला चश्मा था, अब तार फ्रेम वाला चश्मा हो। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य लगा कि भाई मूर्ति कपड़ा तो नहीं बदल सकता है लेकिन चश्मा मूर्ति का बदला जा रहा है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हवलदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल क्यों जाता है? 15 दिन पर एक बार जाना होता था, तो जब भी उधर से गुजरते तो देखते क्या कि नेताजी का तो चश्मा चेंज हो जाता है। तो अब उनसे रहा नहीं जाता है, कौतूहल भरे अब उनसे रहा नहीं जाता है। आखिर वो पान वाले से पूछ ही लेते हैं कि भाई ये क्या बात है कि तुम्हारे जो नेताजी हैं वो चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है उनका चश्मा। वो जानना चाह रहे थे कि किस वजह से उनका चश्मा बदल जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था, मतलब पान खा रहा था। वह एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वो आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। अब पान वाले जो से पूछे वो हवलदार साहब, तो पान वाले के मुंह में क्या था, पान वो रखे हुए था। वो देखने में कैसा था, तो काला मोटा था लेकिन बड़ा खुश मिजाज टाइप का वो आदमी था। जब हवलदार साहब उससे प्रश्न पूछते हैं तो उसे मंद ही मंद वो आंखों में मुस्काने लगा। अब जब वो मुस्का रहा था तो मोटा आदमी था तो उसका पेट जो था सो थिरकने लगा। मतलब क्या कहना, थिरकना का क्या मतलब होता है, हिलने लगा, कांपने लगा। उसका पेट जो था, थिरकना मतलब हिल। और अपना बत्तीसी दिखा के पान खा रहा था तो उसका पान खाने से दांत जो है सो लाल काला हो गया था। हवलदार साहब को बोलता है ये काम जो है सो कैप्टन चश्मे वाला करता है। तो हवलदार साहब क्या बोलते हैं, क्या करता है? हवलदार साहब का कुछ समझ नहीं पाया। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, मतलब गिराक मतलब ग्राहक को बोला जा रहा है। उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, मतलब किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया और उधर दूसरा बैठा दिया। अब क्या कहता है, कैप्टन जो है चश्मा वाला का नाम कैप्टन है, तो उसके बारे में बता रहा है कि वही जो है प्रतिदिन चश्मा चेंज कर देता है। और कोई ग्राहक आता है, अगर उसको वही चश्मा चाहिए तो क्या करता है, मूर्ति से उतार के दे देता है, फिर मूर्ति को दूसरा चश्मा पहना देता है। अब हवलदार साहब को बात कुछ न कुछ समझ में आ गई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम है कैप्टन, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है। इसलिए वो अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है।
अब क्या होता है, हवलदार साहब ये बात समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये जो चश्मा वाला जो है ना, सो नेताजी का इस तरह का बिना चश्मा का जो मूर्ति देखा तो उसके मन में अच्छा नहीं लगा, उसको बुरा लगा कि नेताजी तो हमेशा चश्मा पहनते हैं ना। तो उसका बड़ा सा दुकान नहीं था, उसका छोटा ही दुकान था, फिर भी क्या करता था, अपने दुकान में से एक फ्रेम वाला चश्मा लाके उनकी आंख में फिट कर देता था। लेकिन जब कोई ग्राहक आता और उसे ही फ्रेम की दरकार होती, उसी मूर्ति पर लगा देता है, उसी मूर्ति पर लगा होता है, तो कैप्टन चश्मे वाले मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है। पर नेताजी को सॉरी बोलता है, फिर नेताजी की आंख में से चश्मा निकाल के वो ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। तब दूसरा बार वो, एक तो नेताजी जब भले हवलदार साहब जब पूछे तो पान रखे हुए थे, तो वो फेंक दिया। फिर तब तक में क्या होता है, पान वाला जो दूसरा पान भी अपने मुंह में डाल दिया था, रख लिया था, मतलब खा रहा था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। फिर वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिर की, कत्थे की डंडी फेंक, पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। अब पान वाला फिर क्या करता है, फिर वो आंखों आंखों में हंसने लगता है। तो हंसते ही उसका तोंद जो है सो फिर हिलने लगता है, थिरकने लगता है। कत्थे पान में लगाना वाला एक कत्था भूरा पदार्थ होता है, वो पान की डंडी में वो पदार्थ को लेता है, फिर पान पर लगाता है। तो क्या करता है, उसको रखता है, फिर पीछे मुड़कर के अपना मुंह में पान रखा हुआ है तो उसको थूक देता है। फिर मुस्कुराता हुआ बोलता क्या है, हवलदार साहब को क्या बोलता है पान वाला, कि मास्टर जो है, जो बनाने के लिए जिन्हें दिया गया था वो बनाना ही भूल गए। पान वाले के लिए एक मजेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे पहनाया जाए, कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ। अब पान वाले के लिए तो यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब को ये बात मतलब अच्छा नहीं लगा। वो इस बात पर आश्चर्य कर रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ। मूर्ति के नीचे भी मूर्तिकार का नाम लिखा है। तो अब धीरे धीरे उनके मन में कुछ कुछ विचार आ रहा हो न हो, वो सोचने लगे कि ऐसा हो सकता है महीने भर में मूर्ति बनाने का वो मतलब वादा कर दिया होगा। तो इस जल्दी की वजह से क्या हुआ होगा, पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, तो ऐसे ही बिना चश्मे के ही वह बना दिया होगा, या बारीकी के चक्कर में चश्मा बनाना ही भूल गया होगा, या हो सकता है या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल। इस तरह का विचार मतलब हवलदार साहब के मन में बार बार उठ रहा था। वो अपना समझने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ होगा। हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था, मतलब आश्चर्य वाला लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष समक्ष नतमस्तक होते हुए वो जीप की तरफ चल पड़े। फिर रुके, फिर पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाले नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? अब हवलदार साहब को सब कुछ बड़ा आश्चर्य वाला लग रहा था। तो पान का पैसा चुकाते हैं, आज चश्मे वाले की देशभक्ति पर वो नतमस्तक होते हैं। तब उन्हें बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब इस सिर झुकाते हैं कि भाई ऐसा कोई व्यक्ति भी है जो कि नेताजी का इतना मतलब कद्र करता है वो, और उनको चश्मा पहना देता है। तो उन्हें लगता है कि हो न हो कहीं ये नेताजी का साथी तो नहीं है, या आजाद हिंद फौज फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही तो नहीं है कि जो नेताजी के लिए इतना ला के उनकी आंखों पे डाल देता है। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह में 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसकी कहीं। अब पान वाला क्या बोल रहा है, पान खाने ही जा रहा था, वो अपना हाथ में पान ही लिया था, अभी मुंह में डाले नहीं था। तो हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी वो लाल काली बत्ती सी दिखाता है और मुस्कुरा के बोलता है, नहीं साहब वो तो लंगड़ा है, वो क्या जाएगा फौज में, वो तो पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है। अगर हो सके तो आप उसकी फोटो वोटो छपवा दो उसकी। तो हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा।
मुड़कर देखा तो अवाक रह गया। एक बेहद बूढ़ा मड़ियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूक कच्ची, दूसरे हाथ में एक बांस या टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी भी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं फेरी लगाता है। हलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इससे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि वह अब इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। हलदार साहब जो है सो दूर से क्या देख रहे हैं, उस चश्मे वाले को। तो चश्मे वाले के प्रति उनके मन में था कि वो देशभक्त ही होगा। उस देशभक्त का जब पान वाला मजाक उड़ाता था ना, तो हलदार साहब को अच्छा नहीं लगता था, वो उन्हें ये बात पसंद नहीं आती थी। तो दूर दूर से क्या देख रहे थे, बेहद बूढ़ा मड़ियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी, आंखों पर काला चश्मा और हाथ में एक छोटा सा संदूक कुची, मतलब लकड़ी का जो बक्सा होता है ना, वो रखे हुए था। और क्या है, दूसरे हाथ में बांस पर टंगे हुए, मतलब छड़ी जैसे रखता था और उसमें बहुत सारा चश्मा लगा होता था। वो गली गली में निकल के ना घूम घूम कर फेरी लगाता था, मतलब गली गली में घूम घूम कर वह बेचता था। तो पान वाले से पूछना चाह रहे थे कि आखिर इसे ये बताओ कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यह इसका वास्तविक नाम है। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वो इस बारे में बात करने को तैयार नहीं। अब पान वाला जो है सो कैप्टन के बारे में बात करना नहीं चाह रहा था। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, ड्राइवर भी, जो हलदार साहब का जो ड्राइवर था वो भी बेचैन हो रहा था कि क्या आप सवाल जवाब कर रहे हैं, टाइम लग रहा है तो इनको चलना ही चाहिए, ऐसा ड्राइवर भी सोच रहा था। काम भी था। हलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति पे बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल धूल भरी यात्रा में हलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए अब उस धूप भरी रास्ता से गुजरते थे तो हलदार साहब को थोड़ा सा प्रसन्नता भी होता था कैप्टन को देख के, और थोड़ा आश्चर्य भी होता था। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुक अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और फिर ऐसा ही होता है क्या कि फिर एक दिन उधर से जब हलदार साहब गुजर रहे थे तो देख क्या रहे हैं कि मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं है, कुछ दुकानें भी बंद है, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद है। फिर देखते हैं, अगली बार भी देखते हैं क्या कि मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हलदार साहब क्या करते हैं, पान खाते हैं, धीरे से पान वाले से पूछते हैं, क्या भाई क्या बात है, आजकल नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो जाता है, मुंह में जो पान रखा होता है थूकता है और सिर झुकाकर, मतलब सिर झुकाने का मतलब क्या है, नतमस्तक है, वो सिर झुकाता है उसके लिए, कैप्टन के लिए, और धीरे से बोलता है कि साहब कैप्टन तो मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हलदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में जा बैठे और रवाना हो गए। अब ऐसा सुनते हैं क्या होता है, हलदार साहब कुछ नहीं बोल पाते और पान का पैसा देते हैं, चुपचाप जाके जीप में बैठ जाते हैं। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके भी ढूंढती है। दुखी हो गए, अब बार बार यह सोचने लगते हैं कि कौम, मतलब उस जाति का क्या होगा जो अपने घर गृहस्थी, जिंदगी, ये सब सारा कुछ जो अपना है सो मूर्ति पर वो लुटा रहा था ना कैप्टन वाला, लेकिन क्या होता है सब उस पर हंसता है। और क्या होता है कि खुद का स्वार्थ पूरा करने के लिए लोग उस पर हंसते रहते हैं। तो क्या होगा ऐसे, मतलब जगह का, ऐसे ये लोगों का क्या होगा, ऐसा वो सोचते हुए आगे मतलब बढ़ रहे थे। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे, क्योंकि हलदार साहब को हर 15 दिन बाद कंपनी के काम से जाना होता था, तो रास्ता में वो कस्बा पड़ता ही था। तो फिर जब 15 दिन के बाद उस कस्बे से गुजर रहे हैं तो क्या देखते हैं, कस्बे में घुसने से पहले ही उन्हें ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष प्रतिमा अवश्य प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा।
जब उस कस्बे से मतलब हृदय स्थली मतलब क्या, कस्बे की हृदय स्थली मतलब क्या कहते हैं, बीच के कस्बे मतलब कस्बा उसको बोलते हैं जहाँ कम घनी आबादी वाले जगह को बोलते हैं। और उसका बीच का जो पॉइंट होता है हृदय स्थली जो होता है वहीं पर चौराहा होता है। तो सोचिए जब उधर से गुजरेंगे तो प्रतिमा तो जरूर होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, ऐसा वो मन में सोच रहे थे। क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन तो मर गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है। पान आगे कहीं खा लेंगे। अब ड्राइवर को भी बोलते हैं कि उस चौराहे पर रुकना नहीं, वहां हम पान नहीं खाएंगे, आज बहुत सारा काम है, सो हम आगे जाके पान खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। लेकिन आदत से मजबूर जब आंखें भी ऐसी थी जैसे चौराहा पर जीप पहुंचता है तो उनका नजर मूर्ति की तरफ चला ही जाता है। कुछ ऐसा दिखे कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। तब तब तक उनका नजर उस मूर्ति पे फिर पड़ जाता है। मूर्ति की तरफ देखते हैं तो क्या ड्राइवर को बोलते हैं कि भाई गाड़ी को रोको, लेकिन उस समय जीप क्या थी, स्पीड में थी। ड्राइवर जो है जोर से ब्रेक मारता है और गाड़ी को रोकता है। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। अब जीप जैसे रुकता कि हवलदार साहब जो थे जीप से कूद गए और तेजी कदमों से मूर्ति की तरफ बढ़ने लगे और ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए, मतलब सावधान हो गया। जैसे फौजी लोग हो जाता है ना, सलामी देता है, वैसे ही हवलदार साहब भी जाके उस मूर्ति के सामने सावधान होकर खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। और मूर्ति पर क्या देखते हैं इस बार, और कुछ दिन पहले तो चश्मा नहीं देख रहे थे कैप्टन के मरने के बाद, लेकिन अब इस बार क्या देखते हैं कि सरकंडे का बना हुआ, सरकंडा एक तरह का घास की घास होता है, उसी का कोई चश्मा बनाकर रख दिया था मूर्ति के पास, जैसे कोई बच्चा ही बना दिया हो। जैसे बच्चा सब बना लेते हो वैसा ही एक चश्मा बनाकर मूर्ति के पास रखा हुआ था। हवलदार साहब भावुक हैं। हवलदार साहब जो है सो भावुक हो गए ये चीज देख के। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई, और इतनी सी बात पर मतलब उनकी आंखें भर आई। उनको लगा कि भाई हवलदार साहब जो है सो देखते हैं कि मूर्ति के बगल में एक सरकंडे का चश्मा रखा है, तो उनको लगता है कि उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि कस्बे के लोग में देशभक्ति भरा हुआ है। और वो क्या करते हैं, इस पर बहुत ज्यादा मन ही मन प्रसन्न होते हैं और वहां से फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। मतलब कस्बे के प्रति देखते हैं कि देशभक्ति की भावना है, तो उन्हें ये बात बहुत अच्छी लगती है और ये सोचते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रकार ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का प्रश्न और अभ्यास करेंगे।